हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का। तो आप लोगों ने अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर बाकी की वीडियोस की लिंक दी गई हैं, वहाँ से आप लोग क्लिक करके बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। अगर फिर भी ना मिले तो आप लोग चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के वहाँ से आप इन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में अंदर जाकर के आप आराम से सभी वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आप लोगों को ये सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला पॉइंट है हम लोगों का कि फिजिकल मेथड्स ऑफ आईपीएम। फिजिकल मेथड्स ऑफ आईपीएम, तो इसमें बताया गया है कि व्यवहारिक नियंत्रण से तात्पर्य है कि परंपरागत अपनाए जाने वाले कृषि कार्यों में से ऐसा क्या परिवर्तन लाया जाए जिससे कीड़ों तथा बीमारियों से होने वाले आक्रमण को या तो रोका जाए या कम किया जा सके। ये विधियां हमारे पूर्वजों से चली आ रही हैं, लेकिन आधुनिक रसायनों के आने से इनका प्रयोग कम होता जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो है इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? तो पहला पॉइंट दिया गया है खेतों से फसल अवशेषों का हटाना तथा मेढ़ों को साफ रखना। खेतों से जो है फसल के अवशेष, जो मतलब फसल काटने के बाद जो भी फसल के अवशेष रह जाते हैं उन अवशेषों को हटा करके, ठीक है, और मेढ़ों को साफ रखना। ठीक है, मेढ़ों पर अधिक घास नहीं होनी चाहिए कि जिससे मेढ़ों पर है अभी, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके खेतों में बढ़ाए। इसके लिए क्या कहा जाता है कि मेढ़ों को साफ रखना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि गहरी जुताई करके उनमें मौजूदा कीड़े तथा बीमारियों की विभिन्न अवस्थाओं तथा खरपतवारों को नष्ट करना। जब गहरी जुताई करेंगे तो जो भी ऊपर कीड़े मकोड़े होंगे या जो बीमारी युक्त जो भी भूमि होगी, ठीक है, तो वो नीचे की ओर पहुंच जाएगी। जब वो नीचे की ओर पहुंच जाएगी, ठीक है, तो नीचे जो है कीड़े जो हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, जमीन में दब करके वो मर जाएंगे और मिट्टी क्या होगी, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाएगी। तो ऐसा होने पर क्या होगा कि जो ऊपर वाली मिट्टी जो नीचे जाएगी तो वो कुछ समय तक जब उसमें कोई भी क्रिया नहीं करी जाएगी तो वो जो है बीमारियों से जो है ग्रसित होने के बावजूद भी वो उसके बाद वो फिर से सही होने लग जाएगी। ठीक है, यदि वो जो है नीचे पहुंच जाती है तब उस पर ज़्यादा क्रियाएं नहीं होती हैं। ऊपर की भूमि पर जैसे हम किसी भी दवाई का छिड़काव करते हैं तो जहाँ तक हमारे पौधे की जड़ें जाती हैं वहाँ तक ही उस दवाई का असर जाता है, और जब हम जुताई कर देते हैं तो उस जड़ से नीचे की, इसीलिए बताया गया है कि गहरी जुताई करें। ठीक है, क्या बताया गया कि जब गहरी जुताई करेंगे तो जहाँ तक हमारे पौधे की जड़ें जाती हैं तो उसके भी नीचे की मिट्टी जो है ऊपर को आ जाएगी और ऊपर की मिट्टी वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो नीचे तक पहुँच जाएगी तो नीचे की मिट्टी जो है दब जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो और ऊपर जो भी मिट्टी आ जाएगी उससे जो है हमारे पौधे तैयार होंगे। ठीक है, जो बेकार मिट्टी है वो नीचे दब जाएगी, कुछ समय के पश्चात वो मिट्टी फिर से जुताई के उपरांत जो है ऊपर आ जाएगी तो वो काम के योग्य हो जाएगी। ठीक है, हमारी फसलों को फिर से वो वही चीज़ मतलब प्रदान करेगी। जैसे कि किसी भी खेत में जैसे लगातार जब खेती होती रहती है, ठीक है, जब खेतों को भी छुट्टियां चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर को छुट्टियां चाहिए होती हैं। कि पहले के समय में जब कक्षा 1 से लेकर के 12 में जब पढ़ रहे थे हम आप लोग, तो
उसमें क्या होता था कि हम लोग यही सोचा करते थे कि संडे कब है संडे, ठीक है। तो क्योंकि संडे को इसलिए ढूंढा करते थे कि हम खेल पाएंगे, ठीक है, खेल पाएंगे। और जब पढ़ाई हुआ करती थी तो सुबह से दोपहर तक तो स्कूल में ही रहते थे, फिर दोपहर से फिर स्कूल का काम किया करते थे, फिर थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है। तो इसी वजह से क्या होता था कि संडे का इंतजार सभी बच्चों को रहता था। तो उसी प्रकार से जो खेत होते हैं तो वो लगातार कार्य करते करते वो भी थक जाते हैं, तो उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। उसी प्रकार मिट्टी जब ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती है तो नीचे जो मिट्टी पहुंच जाती है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके पश्चात वो मिट्टी फिर से काम के योग्य हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है कि खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा निर्धारित या निर्धारण के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना, कि खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा निर्धारण के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना। हाँ, तो ये भी सही है कि किस तत्व की हमारी मिट्टी में कमी है इस चीज़ का भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मिट्टी में हमारी किसी और चीज़ की कमी है तो और हम दवाई कोई और सी डाल रहे हैं तो वो पौधे का ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है, और दिक्कत बनेगी। किसी तत्व की जिस तत्व की कमी है वो तत्व मिल ही नहीं रहा है, लेकिन जिस तत्व की कमी नहीं है वो तत्व मिल रहा है तो उससे तो फिर दिक्कत होनी ही होनी है, वो अधिक हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। इसी के लिए क्या करवाना चाहिए, मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है कि साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना तथा बोने से पहले बीज उपचार करना। बताया गया है कि साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का मतलब ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो प्रतिरोधी हो, ठीक है, और साफ सुथरी हो, जो कि बढ़िया, ठीक है, बढ़िया से चलें, और तथा बोने से पहले बीज उपचार करवाना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है कि उचित बीज दर एवं पौधे अंतरण। उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है कि पौधारोपण से पहले पौधे की जड़ों को जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करें, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले जो आया था, साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना तथा बोने से पहले बीज उपचार करना, तो उसी के हिसाब से ये जो हमारा पॉइंट आया है, पौधारोपण से पहले वही चीज बताया गया है, बस थोड़ा सा घुमाकर बताया है कि पौधारोपण मतलब पौधे को लगाने से पहले क्या करना चाहिए, पौधे की जड़ों को जैविक फफूंदनाशक, ठीक है, जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा विरिड से उपचारित करना, ठीक है, उपचारित करना। तो ये चीज और वो चीज थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी चीज एक ही है। इसमें जो है ऊपर वाले में ये बताया गया है कि हमें उपचार करना चाहिए, और इसमें बताया गया है कि हमें किस चीज का उपचार करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है फसल बीजने और काटने का समय, ठीक है, फसल बोने और काटने का समय इस तरह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि फसल कीड़ों तक बीमारियों के प्रमुख प्रकोप से बच सके, ठीक है। तो इसमें जो है बीज बोने और फसल को काटने का समय जो है सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फसल बो दी है, समय होने के बाद भी समय वो पड़ी रह गई फसल, ठीक है, पहले बोई है और सबसे लास्ट में काट रहे हैं, तो उसमें बीमारियां अधिक लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं और कीड़े मकोड़े अधिक आने के चांस रहते हैं, ठीक है, प्रकोप से बच सके, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि पौधे की सही सघनता रखें ताकि पौधे स्वस्थ रहें, सही सघनता रखें तथा ताकि पौधे जो है स्वस्थ रहें। सही सघनता का मतलब है उनको सही तरीके से व्यवस्थित रखें। व्यवस्थित रखने का मतलब ये है कि सही जो सही दूरी है उसकी वो दूरी रखनी चाहिए ताकि पौधे क्या हो, स्वस्थ रहें। कि ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा पास पास लगे हों और ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा दूर दूर लगे हों तो उसमें कीड़े मकोड़े अधिक रहें,
ठीक है। तो ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, और जब ज़्यादा दूर होंगे तो घास बीच में उगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और जब ज़्यादा पास हो जाते हैं तो एक पौधा भी नहीं चल पाएगा, दोनों में से फिर एक भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि समुचित जल प्रबंधन, कि जल की व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फसल को जल की आवश्यकता अभी है और जल फिर फसल को जो है 1 महीने बाद मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उचित प्रबंधन होना चाहिए जल का। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि उर्वरक प्रबंधन अर्थात उर्वरक की सही मात्रा उचित समय पर देना। उर्वरक प्रबंधन मतलब उर्वरकों की उपलब्धता भी होनी चाहिए, उर्वरक की सही मात्रा में जो है उचित समय पर देना चाहिए। ठीक है, उर्वरकों को जो है सही मात्रा में उचित समय पर देना चाहिए, जिस समय पर उनको आवश्यकता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि फसल की समय से उचित नमी में संतुलित खाद व बीज की मात्रा डालें, ताकि पौधे प्रारंभिक अवस्था में स्वस्थ रहकर खरपतवारों से आगे निकल सकें। खरपतवार होंगे फिर वो सूखने लग जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र अपनाना अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार ना बीजना मतलब इसमें ये बताया गया है कि एक ही फसल को बार बार उसी खेत में न बोना। फिर उसके बाद बताया गया है कि इससे कई कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। क्या बताया गया, फसल चक्र अपनाना, फसल चक्र को अपनाएं अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार ना बोएं, इससे कई कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, फसल चक्र अपनाते हैं तो क्या होता है कि इससे कई कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप जो है कम हो जाता है। जब एक ही फसल हम बार बार बोएंगे तो वही कीड़े फिर से लगेंगे। ठीक है, तो वो कीड़े अधिक हो जाएंगे तो वो जल्द नष्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमकालिक रोपण है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि खरपतवार का समुचित प्रबंधन करना। यह पाया गया है कि बहुत से खरपतवार कई तरह की बीमारियों तथा कीड़ों को संरक्षण देते हैं। खरपतवार का समुचित प्रबंधन करना मतलब उचित प्रबंधन करना, यह पाया गया है कि बहुत से खरपतवार कई तरह की बीमारियों तथा कीड़ों को संरक्षण देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि बहुत से खरपतवार इस तरह के होते हैं कि बीमारियों तथा कीड़ों को जो है क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि बिजाई के 45 दिनों तक खेत से खरपतवार को फूल आने की अवस्था से पहले निकाल दें। क्या बताया गया है, बिजाई के 45 दिन तक खेतों से खरपतवार को फूल आने की अवस्था से पहले ही निकाल दें। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, मैकेनिकल मेथड्स ऑफ आईपीएम। इसमें क्या बताया गया है कि कीड़ों के अंड समूहों, सूढ़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट करना, रोगग्रस्त पौधों या उनके भागों को नष्ट करना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि खेत में बांस के पिंजरे लगाना तथा उनमें की करना तथा उन्हें नष्ट करना, फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए तथा आकर्षित कीड़ों को नष्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि हानिकारक कीट सफेद मक्खी व तेला के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करना। यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और यदि आप लोगों ने
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।